नमस्कार। आज का हमारा अध्याय रहेगा हिमनदी निर्मित स्थलाकृतियाँ, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। हिमनदी एक बहिर्जात कारक है और अन्य बहिर्जात कारकों की भांति धरातल पर संतुलन आने का प्रयास करती है। 1834 में सबसे पहले लुईस अगासिज ने कहा कि हिम के अंदर मोमेंट मिलता है। प्रत्येक दिन हिमनदी 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 30 मीटर तक गति कर सकती है। तो इस प्रकार से 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच में हिमनदी की गति को लेकर मतभेद रहे, लेकिन लुईस अगासिज ने एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत हमारे सामने किया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिमनदी की परिभाषा को। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पहाड़ी क्षेत्रों से ढाल के अनुसार हिम की संघन व सुसंगठित विशाल राशि का नीचे की ओर खिसकने या सरकने को हिमनदी कहते हैं। इसी प्रकार से आर्थर होमस के विचारों के अनुसार हिमनद हिम क्षेत्रों में उत्पन्न हिम की वह राशि है जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहने लगती है। इसी प्रकार से अन्य बहिर्जात कारकों की भांति हिमनदी के अपने कार्य रहते हैं। तो हिमनदी के प्रमुख 3 कार्य रहते हैं। हिमनदी का अपर्दन कार्य, इरोजनल वर्क, हिमनदी का परिवहन कार्य, ट्रांसपोर्टेशन वर्क, और हिमनदी का निक्षेपण कार्य, डिपोजिशन वर्क। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिमनदी के अपर्दन कार्य को। हिमनदी प्रमुख रूप से 2 प्रकार से अपर्दन करती है। सबसे पहले अपघर्षण या आवर्षण जिसे कहते हैं, और दूसरा उत्पाटन जिसे पल्किंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिमनदी की अपघर्षण क्रिया को। इस प्रक्रिया में हिमनदी अपने मलबे की सहायता से भौतिक विधि द्वारा अपने तली व किनारों को घिसती है एवं खरोंचते हुए आगे बढ़ती है, जिससे घाटी की तली में खरोंचें भी पड़ जाती हैं। उत्पाटन यह हिमनदी का महत्वपूर्ण अपर्दन कार्य है। इस प्रक्रिया में हिमनदी अपने मार्ग में पड़ने वाली ढीली चट्टानों को अपनी ताकत से उखाड़ कर अलग कर देती है और उसे अपने साथ बहा ले जाती है। तो इस प्रकार से उत्पाटन क्रिया। उसके बाद में हिमानी अपर्दन सिद्धांत। हिमानी के अपर्दन सिद्धांत के बारे में सबसे पहले डी मार्टोनी ने बताया। जब हिमानी का तल समतल होता है तो अपर्दन न के बराबर होगा। जब उबड़ खाबड़ हो तो उत्तल ढाल पर अपर्दन अधिक व अवतल ढाल पर अपर्दन कम होता है। नेक्स्ट, हिमनदी के अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। हिमनदी से भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन स्थलाकृतियों का निर्माण अपर्दन से और निक्षेप से होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिमनदी के अपर्दन की स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले सरक, उसके बाद में टान, होन, झीलमाला जिसे पेडनोस्टक लेक भी कहते हैं, कोल, कंगीनुमा कटक, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, बेडपीट शैली अथवा रोस मुटाने जैसे सीप रोग कहते हैं, श्रृंगम पूंछ, नुनाटक, हिमसोपान, फ्योर्ड, हिमझील या ग्लेशियर लेक। तो इस प्रकार से सबसे पहला दृश्य हमारे सामने सड़क का है। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण हिमनदी पहाड़ी क्षेत्रों में करती है। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अपर्दन इस प्रकार से करती है हिमनदी कि दूर से जैसे हम देखते हैं तो हमें आरामदायक चेहरे जैसी आकृति दिखाई देती है और ऐसी आकृति को सड़क कहते हैं। तो इस दृश्य में हम देख भी सकते हैं किस प्रकार से हिमनदी के अपर्दन क्रिया से स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से इस स्थलाकृति के अंदर गिरिपथ पर हमें दिखाई देता है एक बड़ा सा खड्डा और इस खड्डे के अंदर बर्फ है और जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आ जाती है तो ये बर्फ पिघल जाती है। पिघलने के बाद में एक नई आकृति का निर्माण होता है जिसे हम टान कहते हैं। तो इस प्रकार से सड़क के जो गिरिपथ होते हैं वहाँ पर जैसी बर्फ़ पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलने से जो पानी बनता है और एक झील का निर्माण होता है और इसी झील को बोलते हैं टान। तो दूसरी स्थलाकृति के अंदर हम इसको देख सकते हैं। ये दृश्य हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हॉर्न या सिंग जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण तब होता है जब 2 सड़क या 3 सड़क आपस में मिल जाते हैं और एक
नुकीली चोटी का निर्माण होता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं किस प्रकार से हॉर्न का निर्माण हुआ है। जैसे सींग, इसमें 2 सरक या 3 सरक आपस में मिलकर हॉर्न का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार के जो आकृतियां हैं वो आल्प्स पर्वत पर, एंडीज पर्वत पर और हिमालय पर्वत पर देखने को मिलता है। या बात करें हम हिमालय माउंटेन के ऊपर, त्रिशूल जो पर्वत है इसी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट, कोल। कोल का निर्माण तब होता है जब हिमनदी 2 सड़कों के बीच का जो एरिया होता है उसका अपर्दन कर देती हैं और बीच का एरिया एक दर्रे के रूप में या एक रास्ते के रूप में बन जाता है। और ऐसे आकृति को कोल कहते हैं। ये 2 सड़क के मध्य का भाग है। और इस प्रकार का जो स्थलाकृति हैं वो एंडीज पर्वत के अंदर देखने को मिलती है और यहाँ राष्ट्रीय महामार्ग भी गुजरते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, कंगीनुमा कटक या जिसे अरेत भी कहते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण तब होता है जब एक ही ऊंचाई के ऊपर कई श्रृंग बन जाते हैं या हॉर्न बन जाते हैं और देखने से हमें कंगी जैसी आकृति प्रतीत होती है या आरी जैसी, जिसे हम अरेत कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से यह आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट स्थलाकृति, यू आकार की घाटी। हिमनदी कभी भी घाटियों का निर्माण नहीं करती, वो नदी के द्वारा बनी हुई वी आकार की घाटियों में से गुजरती है। जैसे ही हिमनदी वी आकार की घाटियों से गुजरती है तो उसकी आकृति यू शेप में बदल देती है अपर्दन क्रिया के द्वारा। तो ये हमारे सामने दृश्य दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हिमनदी ने यू आकार की घाटी का निर्माण किया है। नेक्स्ट, लटकती घाटी। नदी की भांति हिमनदी की अपनी सहायक हिमनदियाँ होती है और मुख्य जो हिमनदी होती है उसकी अपर्दन पावर या अपर्दन जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि मुख्य हिमनदियों की जो सहायक नदियाँ होती हैं उनकी अपर्दन शक्ति कम होती है। तो जो मुख्य नदी होती है उसकी तली नीचे हो जाती है अन्य अपनी जो सहायक नदियों की तुलना में। और जो सहायक नदियाँ होती है हिमनदी की, और वो जैसे ही हिम ऊपर से गिरती हैं तो ऐसा लगता है वो मुख्य जो नदी के ऊपर जो सहायक नदियाँ हैं वो उन पे लटक रही हैं। यानी कि मुख्य हिम नदी की जो तली होती है वो नीचे होती है, जबकि सहायक नदियों की जो तली होती है वो ऊपर होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक मुख्य हिम नदी और उसके ऊपर किस प्रकार से सहायक नदियाँ अपना हिम डाल रही हैं और ऐसा लगता है कि वो मुख्य हिम नदी के ऊपर सहायक नदियाँ लटक रही हो। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं लटकती घाटी। नेक्स्ट, हिम सोपान। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण तब होता है जब कई भ्रंश पड़ जाते हैं। भ्रंश के ऊपर जैसे ही हिम नदी गुजरती है तो उनकी आकृति सोपान जैसी बना देती है। तो इसके अंदर हम अलग अलग सोपान देख सकते हैं। तो इस प्रकार सीढ़ीनुमा जो आकृति हिमनदी के द्वारा बनाई जाती है उसको हिम सोपान कहते हैं। और नेक्स्ट स्थलाकृति है वो हिम सोपान के साथ ही जुड़ी हुई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, झीलमाला या पेडनोस्टक झील बोलते हैं। जो पेडनोस्टर झील होती है वो हिम सोपान होते हैं, जो सोपान जिसे हम तली कहते हैं। इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ये सोपान की जो तली होती है जहाँ खड्डे होते हैं, जब इनकी आकृति बढ़ जाती है तो इन खड्डों के अंदर पानी भर जाता है और पानी के भरने के बाद में इनकी जो कतार होती है वो लाइन के रूप में होती है और दूर से ऐसे लगता है कि एक माला के रूप में है, यानी कि झील की माला बनी हुई है। तो इसके अंदर भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी कतार है और एक माला के रूप में। और ऐसे आकृति को झीलमाला या पेडनोस्टर लेक बोलते हैं। और इस प्रकार की आकृति हिमसोपान के दौरान बनती है। जब हिमसोपान बन जाते हैं और हिमसोपान के अंदर जो खड्डे बनते हैं उनमें पानी बनने से इस प्रकार की आकृति बनती है। नेक्स्ट,
बेड पिट शेल। बेड पिट शेल का निर्माण हिमनदी के अपरदन क्रिया के दौरान होता है और इस प्रकार की आकृति तब बनती है जब हिमनदी किसी भी मतलब अपने रास्ते के ऊपर आए किसी भी मतलब जो भूखंड होता है उस पर चढ़ती है। तो जिस भूखंड से चढ़ती है उसमें वो अपघर्षण क्रिया करती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, हिमनदी इस प्रकार से चल रही है इस डायरेक्शन में, और जैसे डायरेक्शन में जिस भूखंड पे चल रही है वहाँ पर अपघर्षण करती है और अपघर्षण से जो पार्ट जहाँ से चढ़ती है वहाँ पर चिकना हो जाता है, और जैसे दूसरे पार्ट से भूखंड से नीचे उतरती है तो वहाँ उत्पाटन क्रिया करती है और उत्पाटन क्रिया से वो बड़े बड़े मतलब खड्डे डाल देती हैं। और दूर से देखने से इस पर जो भूखंड होता है ऐसा लगता है जैसे कि बेड की पीठ हो। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है वो हिमनदी के अपघर्षण और उत्पाटन क्रिया के दौरान बनती है। बेडपैठ जो सेल होती है उसमें उत्पाटन क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो यह दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसी दृश्य को बेडपिट सेल कहते हैं या रोस मोटानो इसे बोलते हैं या इसे शिप रोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेग एंड टेल। इसको हमने अलग श्रिंग और पूंछ का नाम दिया था हिंदी में। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृति का निर्माण तब होता है जब हिमनदी के रास्ते में एक बेसाल्टिक रॉक्स आ जाती हैं और इस बेसाल्टिक रॉक्स के जिस भाग से हिमनदी चढ़ती है तो इसके अंदर हम देख सकते हैं पहले कि यानी कि जिस भाग से हिमनदी चढ़ती है उस पार्ट के अंदर हिमनदी अपरदन कर देती है और वहाँ पर सिंह जैसी आकृति का निर्माण करती है, और जिस भाग से पीछे उतरती है और उस भाग पे अपरदन नहीं कर पाती और अपरदन नहीं करने के कारण वहाँ पर पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। तो इसके अंदर हम देख भी सकते हैं कि जो हिमनदी है इस भाग से ऊपर चढ़ रही है, इस भाग से ऊपर चढ़ी हुई थी और यहाँ पर सिंह जैसी आकृति का निर्माण किया है। तो इसके अंदर हम देख भी सकते हैं इसकी आकृति को, सिंह जैसी आकृति, और ये पूरा प्लग है जिसे बेसाल्टिक रॉक्स हम कह सकते हैं। जिस भाग से चढ़ती है वहाँ अपरदन हो जाता है और अपरदन होने से सिंह जैसी आकृति बन जाती है, और ये है हिमनदी के उतरने का रास्ता। और जिस भाग से हिमनदी नीचे उतरती है वहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स के कारण अपरदन नहीं हो पाता, सुरक्षा रहती है। ये मुलायम रॉक्स होने के बावजूद भी इनका अपरदन नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर बेसाल्टिक रॉक्स इसकी सुरक्षा करती है, और अपरदन न होने के कारण तो यहाँ पर पूंछ जैसी आकृति बन जाती है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं दोनों साइड में इस रास्ते से हिमनदी चढ़ी है तो यहाँ पर सिंह जैसी आकृति का निर्माण किया है और पीछे नीचे उतरती हुई यहाँ पर पूंछ जैसी आकृति का निर्माण किया। तो इस प्रकार से इस आकृति को पूंछो श्रिंग आकृति के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक साथ दो आकृतियाँ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट नुनाटक। नुनाटक के पहाड़ों के शीर्ष होते हैं। जैसे ही इनके ऊपर हिम गिरती है तो इनके जो डाल तेज होने के कारण हिम इनके ऊपर ठहर नहीं पाती और हिम इनके शीर्ष इनके जो किनारे उनको अपरदित करते हुए नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे जो शीर्ष होते हैं वो और ज़्यादा नुकीले होते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो मतलब चोटी होती है जिनके ऊपर बर्फ़ नहीं होती उनको नुनाटक कहते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इसका ऊपर हिम का जवाब नहीं है। यहाँ पर जैसे हिम गिरती है वो नीचे सरक जाती है और इसका अपरदन होता रहता है। और जो विदाउट हिम की जो चोटियाँ होती हैं जिनमें हिम जमी नहीं होती उनको नुनाटक कहते हैं। नेक्स्ट स्थलाकृति फ्योर्ड। फ्योर्ड हिमनदी द्वारा जो अपरदित घाटियाँ होती हैं वो जलमग्न हो जाती है तो उनको फ्योर्ड कहते हैं। जैसे हिमनदी घाटियों का निर्माण करती है और सी लेवल राइज हो जाता है तो वो घाटियाँ जलमग्न हो जाती है और जलमग्न होने की घाटियों को ही फ्योर्ड कहते हैं। ये जो दृश्य हैं ये नॉर्वे का है और नॉर्वे के जो फ्योर्ड है विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हिमनदी द्वारा जो घाटियाँ होती है वो जलमग्न जब हो जाती हैं घाटियाँ तो इनको फ्योर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर हमने आपको दो दृश्य दिखाए हैं, दो फ्योर्ड के दृश्य।
पहला और दूसरा। तो इस प्रकार की जो गहरी घाटियाँ होती है जो जलमग्न हो जाती हैं, तो इस प्रकार की आकृतियों को फ्योर्ड कहा जाता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध नॉर्वे के फ्योर्ड हैं। नेक्स्ट हिमनदी के निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियाँ या स्थल रूप। तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्रिफ्ट या अपोड के बारे में। हिमनदी के सभी प्रकार के निक्षेप के लिए अपोड शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपोड को सामान्य दो वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि हिमनदी के द्वारा जो सभी प्रकार के निक्षेप होते हैं जिनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनको अपोड या ड्रिफ्ट कहते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट होती है वो दो टाइप्स का होता है। पहला एस्त्रित अपोड, इसे टिल भी कहते हैं, इसमें आपको दिखाए गए हैं। जो एस्त्रित अपोड होता है उसको टिल भी कहते हैं। इसमें रेत के महीन कण से लेकर बड़े बड़े शिलाखंड का भी मिश्रण होता है, यानी कि इसके अंदर महीन कण से लेकर बड़े बड़े शिलाखंड भी होते हैं। अस्त्रित अपोड से बनने वाले स्थल रूप। तो जो अस्त्रित अपोड होते हैं उनसे बनने वाले विभिन्न रूप जैसे कि हिमोड। जैसे कि नदी जलोढ़ का निर्माण करती है, इसी प्रकार से हिमनदी हिमोड का निर्माण करती है। तो सबसे पहले हिमोड। हिमोड के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि पाशविक हिमोड, मध्यवर्ती हिमोड, तटस्थ हिमोड, अंतिम हिमोड। तो अलग अलग नाम से इनका जो निक्षेप देखा जाता है कि हिमनदी किस प्रकार से निक्षेप करती है, वो किनारों पर निक्षेप करती है या मध्य भाग में निक्षेप करती है या तली में करती है या अंतिम अवस्था में निक्षेप करती है। इस प्रकार जो निक्षेपित जो पदार्थ होते हैं वो किनारे पे हैं या मध्यवर्ती भाग में, उनके अनुसार उनका नाम रखा जाता है। इसी प्रकार ड्रमलिन, अनियत या दूषित शिलाखंड, तो इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हिमोड के बारे में। इस दृश्य के अंदर हम देख सकते हैं जैसे ही दो हिमनदी आपस में आके मिलती हैं और जैसे हिमनदी अपने किनारे पे जैसे ही जो भी अपने साथ मटेरियल लेके आती है और हिमनदी अपने किनारे पे उनका निक्षेप करती है, जो जैसे में दिखाई दे रहा है कि किनारे पे निक्षेप है। जो किनारे पे निक्षेप करती है उनको पाशविक हिमोड या लेटरल हिमोड कहते हैं। और जब नदी अपने तली के अंदर निक्षेप करती है, जैसे कि हिम के नीचे तली के अंदर निक्षेप हुआ है, उसको तटस्थ हिमोड कहते हैं। और जब दो हिम नदी आपस में मिल जाती है और उनके जो पाशविक के, जैसे कि इस नदी की ये पाशविक हिमोड है और इस नदी की ये पाशविक हिमोड है, और जैसे दो नदी आपस में मिल जाती हैं हिम नदियाँ, जैसे दो हिम नदी आपस में मिल जाती हैं और उनके जो पाशविक हिमोड होते हैं वो मध्यवर्ती हिमोड का रूप ले लेते हैं। तो इसके अंदर नेक्स्ट जो हिम नदी है इसके मध्य में जो पाशविक हिमोड है उसके मध्य में चले जाते हैं। ऐसे हिमोड को मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं। इस प्रकार से हिमोड हिम नदी के द्वारा निक्षेपित जो पदार्थ होते हैं या तो वो किनारे में निक्षेप होते हैं या मध्य भाग में निक्षेप होते हैं या तली में निक्षेप होते हैं, तो उनके आधार पर उनके नाम रखे जाते हैं। इस प्रकार से इस डायग्राम में आपको बताया भी है कि जैसे किनारे पे जो निक्षेप होंगे उनको पाशविक हिमोड कहते हैं। जो हिम नदियाँ जो आपस में मिलती हैं, जैसे ये हिम नदी मिलती है और ये हिम नदी आपस में आगे मिलती है और मुख्य हिम नदी का निर्माण होता है, तो जो पाशविक हिमोड होते हैं हिम नदी के वो मध्य में चले जाते हैं, उनको मध्यवर्ती हिमोड कहते हैं। तली में जो निक्षेप होता है उनको तली हिमोड कहते हैं और आगे जाके जो निक्षेप होता है उनको अग्रवर्ती निक्षेप कहते हैं या हिमोड कहते हैं। तो इसके अंदर हमने सभी प्रकार के हिमोड देखे। पाशविक हिमोड जो किनारों पर निक्षेप होते हैं, मध्यवर्ती हिमोड जो दो किनारों के पाशविक हिमोड होते हैं वो आगे मध्यवर्ती का रूप ले लेते हैं, तटस्थ हिमोड जो तली के अंदर होता है और अंतिम हिमोड जो लास्ट में जाके निक्षेप होता है। नेक्स्ट ड्रमलिन, ये भी महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। इस स्थलाकृति के अंदर हिम नदी अपने तली के अंदर इस प्रकार से निक्षेप करती है कि दूर से हमें ये लगता है कि जैसे कि अंडे की टोकरी हो या मतलब उल्टी नाव हो। तो इसके अंदर हमें ड्रमलिन दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से हिम नदी अपने रास्ते में टिल्लों का निर्माण किया है, उल्टी नाव जैसी हो या अंडे की टोकरी। और इनकी जो लंबाई है वो 1 किलोमीटर से भी अधिक मिल सकती है। तो इस प्रकार से हिम नदी अपनी तली में इस प्रकार से निक्षेप करती है कि जो टिल्ले होते हैं वो हमें उल्टी नाव जैसे दिखाई देते हैं या अंडे की टोकरी जैसी। तो ऐसी आकृति को ड्रमलिन कहते हैं। दूरस्थित शिलाखंड, जैसे ही हिम नदी के द्वारा मुख्य चट्टान से बड़े पत्थरों को दूर जाकर निक्षेप कर देती है और दूर जाकर निक्षेप करते किसी अन्य स्थल पर, तो बड़े भूखंड ऐसे दिखाई देते हैं दूर से कि वो गिरने वाले हैं और ऐसी आकृति को दूरस्थित शिलाखंड कहते हैं। तो इसमें हमें
साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, स्तरित पोड या हिमानी जलोढ़ के निक्षेप। तो यहाँ हम पहले जान लेते हैं हिमानी के बारे में। जैसे हिमनद का अग्र पार्ट पिघल जाता है, उसमें हिम के बड़े टुकड़े और पानी होता है। हिम के बड़े टुकड़े और पानी के मिश्रण को हिमानी कहते हैं, और इससे बनने वाली स्थलाकृति को हिमानी जलोढ़ निक्षेपित स्थलाकृति कहते हैं। तो जान लेते हैं हिमानी से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। तो सबसे पहले कैटिल या कैटली, जिसे कैटल कहते हैं, एस्कर या हिमनदीय कटक एस्कर, केम और हिमदोत मैदान, आउटवाश प्लेन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कैटली के बारे में या कैटल के बारे में। तो ये दृश्य हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। जब हिमानी बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेप करती है तो उनके साथ में बड़े बर्फ़ के टुकड़े का भी निक्षेप कर देती है। जैसे गर्मी आती है तो इसमें से जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है वो पिघल जाता है और पानी भूमिगत हो जाता है, और वहाँ पर एक बड़े खड्डे का निर्माण होता है। पहले यहाँ पर हिम का बड़ा टुकड़ा था, और जैसे ही यहाँ पर जो निक्षेपित पदार्थ थे वो बड़े पत्थर के टुकड़े थे, उनके साथ में बर्फ़ के टुकड़े भी यहाँ पर निक्षेपित हुए, और बर्फ़ के टुकड़े जैसे गर्मी आ जाती है तो पानी मतलब पिघल जाता है और ज़मीन में चला जाता है। तो यहाँ पर बर्फ़ के टुकड़े की जगह गहरे खड्डे बन जाते हैं, उनको ही कैटल कहते हैं। तो इस दोनों डायग्राम में हम देख सकते हैं किस प्रकार से कैटल का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, एस्कर। जब हिमानी से बनने वाली स्थलाकृति हिमानी के बारे में मैंने आपको बताया। हिमनद से अलग होती है हिमानी। हिमनद का अग्र पार्ट जब पिघल जाता है तो उसको हिमानी कहते हैं। वो इसमें पानी और हिम के टुकड़े होते हैं। जैसे हिमानी अपने किनारे पे लंबी कतार के रूप में निक्षेप करती है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं किस प्रकार से हिमानी के द्वारा निक्षेपित पदार्थ एक कटक के रूप में, लंबाई के रूप में है। तो इस प्रकार की आकृति को एस्कर कहते हैं, और इसका अपना महत्व भी है। यूरोप में सड़क मार्ग के लिए एस्कर का प्रयोग किया जाता है। नॉर्वे हो या यूरोप के जो कंट्री है वहाँ पर एस्कर का प्रयोग, इसको बिछाकर यहाँ पर सड़क मार्ग बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से केम हिमानी के जो तली होती है वहाँ पर जब टिल्ली का निर्माण करती है, यानी कि लंबाई में निक्षेप ना कर चबूतरे के रूप में निक्षेप होता है। हिमानी अपने रास्ते में एक कटक के रूप में नहीं, अब एक चबूतरे के रूप में जब निक्षेप करती है पदार्थों का तो उसको कैम कहते हैं। तो यह आकृति हमारे सामने दिखाई दे रही है। लास्ट में आउटवॉश प्लेन या हिमदोत मैदान। जब हिमानी लास्ट में जाकर अपने पास जितने मटेरियल बचता है उसका निक्षेप करती है एक प्लेन के रूप में, या जब हिमानी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो अंतिम हिमोड होता है, अंतिम हिमोड जैसे आपको मैंने बताया कि पाशविक हिमोड, मध्यवर्ती हिमोड, और जो अंतिम हिमोड होता है, तो उस अंतिम हिमोड को तोड़कर हिमानी जो निक्षेपित जो पदार्थ होते हैं उसके साथ जो मलबे होते हैं वो आगे जाके उनका निक्षेप कर देती है, यानी कि अंतिम हिमोड से आगे जाके एक मैदान के रूप में निक्षेप कर देती है। इसके अंदर हमें दिखाई भी दे रहा है इस प्रकार से हिमानी के द्वारा एक मैदान का निर्माण हुआ, निक्षेपित मैदान का निर्माण। तो इस प्रकार के मैदान को हिमदोत मैदान कहते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।